एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ एक्सचेंज से मुराद बेसिकली क्या है, यहाँ एक्सचेंज से मुराद है गैर मुल्की फॉरेन करेंसी। जब भी हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। इन शॉर्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज लिखा हुआ है। फॉरेन करेंसी में हमारे पास डॉलर, दिरहम, दिनार, येन, यॉन, बात, रिंगिट, पाउंड, टका, सारी करेंसीज जो हमारे पास आ जाती हैं। मेन अगर हम किसी करेंसी को फोकस कर रहे हैं तो वो है हमारे पास डॉलर्स। वजह वजह ये है कि डॉलर इज द यूनिवर्सल करेंसी, जो सबसे ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सबसे ज्यादा जो है वो इस्तेमाल की जाने वाली जो करेंसी होती है वो हमारे पास क्या है, डॉलर्स है। तो दैट इज वाई हम जो यहाँ पे जो बेस बना रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डॉलर है। तो यहाँ एक्सचेंज कंट्रोल से बेसिकली मुराद क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल से बेसिकली मुराद ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर्स को अपने पास जमा करके रखना, गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर को अपने पास रिजर्व करके रखना, अपने पास जमा करके रखना, क्या कहलाएगा, हमारे पास एक्सचेंज कंट्रोल कहलाएगा। हम उसे एक्सचेंज कंट्रोल का जो है वो क्या कर रहे होंगे, नाम दे रहे होंगे। यानी गवर्नमेंट अपने पास डॉलर को जमा करके रख रही है, रिजर्व बना रही है उसको। क्यों कर रही है गवर्नमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि हम क्या कर सकें, हम एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर सकें, सही कर सकें। व्हाट इज एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। अगर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारे पास इंपोर्ट क्या हो, हमारे पास इंपोर्ट ज्यादा हो, ठीक है, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, कि जब हमारे पास इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा हो, यानी इंपोर्ट हमारे पास क्या है, ज्यादा है, किससे, एक्सपोर्ट से। तो उस कंडीशन को, सिचुएशन को हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम डॉलर को रिजर्व करके रखेंगे, डॉलर को अपने पास जमा करके रखेंगे ना, तो बेटा होगा क्या, जब गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर्स अपने पास जमा करके रखा जाएगा, गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर्स को रिजर्व बना के रखा जाएगा, तो उसका नतीजा ये निकलेगा, उसका जो क्राइटेरिया, उससे जो हमारे पास जो अखज होगा वो ये होगा कि लोगों के पास डॉलर्स कम जाएंगे। जब लोगों के पास डॉलर्स कम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लोगों की इंपोर्ट्स में क्या होगी, कमी आएगी। और जब इंपोर्ट कम होगी तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है वो नहीं हो पाएगा, ये जो इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है वो नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कि जब एक्सचेंज कंट्रोल किया जाएगा, गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर्स को अपने पास रिजर्व किया जाएगा, गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर्स को अपने पास रोका जाएगा, तो नतीजा क्या निकलेगा कि लोगों के पास डॉलर्स कम होंगे। जब डॉलर्स कम होंगे लोगों के पास तो इंपोर्ट में कमी आएगी, और जब इंपोर्ट में कमी आएगी तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। इसके अलावा टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्व यहाँ पे का मतलब होता है जमा करके रखना। फॉरेन एक्सचेंज को क्यों जमा करके रखा जाता है, ताकि क्या की जा सके, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट्स, जो भी गवर्नमेंट ने कर्जा लिया उसकी अदायगी के लिए। क्योंकि बेटा जो भी कर्जा लिया जाता है, जो भी अदायगी की जाती है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की जाती है। डॉलर्स में हम कर्जा लेते हैं, डॉलर्स में हम जो वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी अदायगी कर रहे होते हैं। बेटा इंटरनेशनली जो करेंसी इस्तेमाल होती है दैट इज डॉलर, लिहाजा हम रुपए में कर्जा रुपए में नहीं लेंगे, क्योंकि रुपए तो हम खुद भी छाप सकते हैं। तो बेसिकली कर्जा जो लिया जाता है वो डॉलर्स में लिया जा रहा होता है। तो इसी तरह जब पेमेंट करनी होगी, जब उसका इंटरेस्ट अदा करना होगा या इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, तो वो हमें किस में पे करना है, डॉलर में पे करना है। तो गवर्नमेंट जब डॉलर जमा करके रखती है तो जो एक्सटर्नल डेट्स हैं, जो कर्जा है, उसकी अदायगी में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स, कोई अगर लाजमी कोई जरूरी चीज को इंपोर्ट करना है, अगर लाजमी चीज की जो है, अगर हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लाजमी चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी साल हमारे जो वो टमाटर की फसल खराब हो गई, प्याज की फसल खराब हो गई, अब गवर्नमेंट को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स रिक्वायर्ड होंगे। चूंकि इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स रिक्वायर्ड है, तो दैट इज वाई गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर को कंट्रोल करके रखा जा रहा होता है। तीसरी वजह क्या है बेटा, परचेज ऑफ डिफेंस मटेरियल। अगर हमें डिफेंस के लिए कोई चीज लेना है, असला लेना है, मिसाइल लेना है, टैंक लेना है, जो वो इसी तरह हमें जहाज खरीदना है, किसी भी तरह की अगर कोई चीज खरीदनी है, डिफेंस का कोई मटेरियल परचेज करना है। अब खुद सोचो, अगर डिफेंस के मटेरियल परचेज करने के लिए पाकिस्तान जो है वो IMF के पास जाओ, बोले हमें कर्जा दे दो क्योंकि हमें मिसाइल लेना है, हमें कर्जा दे दो क्योंकि हमें टैंक लेना है, हमें कर्जा दे दो क्योंकि हमें गन लेना है, हमें कर्जा दे दो क्योंकि हमें प्लेन लेना है, तो क्या आपको IMF कर्जा देगा, नहीं देगा। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जा रहा होता है,
गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर्स को रिजर्व बना के रखा जा रहा होता है ताकि डिफेंस मटेरियल को क्या कर सके, खरीद जो है वो परचेज कर सके। इसी तरह तीसरा काम क्या बेटा, देखो तीसरी हेडिंग को मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है कि होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। बेटा जब गवर्नमेंट अपने पास डॉलर्स को रिजर्व बना के रखती है ना तो इंपोर्ट में कमी आ जाती है। जब इंपोर्ट में कमी होगी तो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं लोग उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लोग लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। तो ऑटोमेटिकली जो होम इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, होम इंडस्ट्री को क्या मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। होम इंडस्ट्री को ग्रोथ या होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन कैसे मिल रही है, होम इंडस्ट्री को ग्रोथ इस तरह से मिल रही है कि जब लोकल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, लोकल प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी अपनी होम इंडस्ट्री है उसकी लोग चीज खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कर दे कि लोग चाइना से कपड़ा क्या करें, कम से कम खरीदें, तो जो पाकिस्तान का कपड़ा है वो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहूलत मिलेगी, पाकिस्तान की अपनी लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो वो हमारे पास ग्रोथ मिल रही होगी। तो इस तरह हमारी होम इंडस्ट्री को क्या मिल रही होगी, प्रोटेक्शन मिलती है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बस हाईलाइट कर दिया मैंने, स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। कि एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज होंगे ना, एक्सचेंज रेट बढ़ रहे होंगे ना, क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक्सचेंज रेट का बढ़ जाना एक्सपोर्टर के लिए अच्छी चीज है लेकिन इंपोर्टर के लिए बुरी चीज है। एक्सचेंज रेट का गिर जाना एक्सपोर्टर के लिए बुरी चीज है, इंपोर्टर के लिए अच्छी चीज है। तो लिहाजा इसका स्टेबल रहना बड़ा जरूरी होता है, इसका स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत जो है वो हमारे लिए क्या कर रही होती है, इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो क्या कर रही होती है, अदा कर रही होती है। तो ये एक्सचेंज कंट्रोल के हमारे क्या है, चार बुनियादी मकासद हैं। पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट की एडवर्सिटी को सेट करना, एक्सचेंज रेट को जमा करना ताकि कर्जों को अदा कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, डिफेंस मटेरियल खरीद सकें। नंबर थर्ड, होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा एक्सचेंज रेट को क्या करना, स्टेबलाइज करना, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को क्या करना, मेंटेन करके रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल जो किया जाता है उसका मेथड क्या होता है। वाई वी डू एक्सचेंज कंट्रोल, अगर हम एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं तो एक्सचेंज कंट्रोल करने का तरीकेकार क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसका तरीकेकार क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, वो हम क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि अगर एक्सचेंज कंट्रोल अगर हमारे पास किया जाता है तो एक्सचेंज कंट्रोल हमारे पास से कैसे किया जाएगा, वो हम देखने जा रहे हैं। एक्सचेंज कंट्रोल क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड्स, कि वो तरीकेकार जिसके जरिए हम एक्सचेंज कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक्सचेंज पैगिंग। बेटा एक्सचेंज पैगिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट की जानिब से एक रेट को क्या कर देना, फिक्स कर देना, और कहना कि जनाब हम आपको इसी रेट पे क्या करेंगे, देंगे, आपने लेना है लें, नहीं लेना मत लें। इस तरह क्या हो जाता है, डिमांड फॉर द एक्सचेंज क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा हम जो वो $1 देंगे 160 रुपए का, जिसको चाहिए वो ले, जिसको नहीं चाहिए वो ना ले। मार्केट रेट हो सकता है 155 चल रहे हो। अब पैगिंग की वजह से, फिक्स करने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास आ, मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि लोग जो वो डॉलर कम लेंगे, और जब लोग डॉलर कम लेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास वो रिजर्व होना शुरू हो जाएगा, लोग जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब भी देखो लिखा हुआ है कि रेफर टू द पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी, कुछ डिजर्व रेट के मुताबिक जो वो गवर्नमेंट की जानिब से रेट को क्या कर दिए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। एंड व्हेन इट इज हायर देन द मार्केट रेट, मार्केट से आप क्या कर रहे हो, हाई रेट पे कर रहे हो। मिसाल के तौर पर डॉलर की एक्चुअल वैल्यू 155, गवर्नमेंट ने कहा हम 160 की देंगे, जिसको चाहिए वो ले, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं ले। मिसाल के तौर पर ऐसा करने की वजह से $1000 लोगों ने कम लिए पूरे मुल्क में, तो $1000 गवर्नमेंट के पास क्या हो गए, जमा हो गए। तो बेसिकली पहला तरीका जिसके जरिए डॉलर अपने पास जमा करके रखा जा सकता है, जिसे हम एक्सचेंज कंट्रोल कह रहे हैं, उसका पहला तरीका क्या है, उसका पहला तरीका ये है कि जनाब गवर्नमेंट की जानिब से पैगिंग कर दी जाए, रेट को अपर लिमिट पे जो है वो क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, एक्चुअल रेट के मुकाबले में ज्यादा रेट पे क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। इस तरह गवर्नमेंट के पास डॉलर क्या हो जाते हैं, अपने पास जमा हो जाते हैं। क्यों करता है गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेकेंड है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जिसमें कर्जा लेने वाला मुल्क, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जो है वो कनाडा से कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद फिर जो वो एक एग्रीमेंट कर रहा है कि यार एक काम कीजिए, कर्जा हमें देना था इस महीने, अब हमें मजीद 1 महीने का टाइम दे दें, हम आपको 1 महीने के बाद क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। यानी यहाँ स्टैंड स्टिल से क्या मुराद है, यहाँ स्टैंड स्टिल से मुराद है लेट करना, डिले करना।
उसको क्या करना, टाइमिंग उसकी क्या कर देना, बाद में कर देना, उसको बाद में जो है वो करने की कोशिश करना, यानी उसका टाइम पीरियड को क्या करवाना, लेट करवाना, टाइम पीरियड को डिले करवाना। जब टाइम पीरियड को लेट करवाया जाएगा, टाइम पीरियड को डिले किया जाएगा, जो जब टाइम पीरियड को डिले किया जाएगा, टाइम पीरियड को लेट जब किया जा रहा होगा, तो उससे क्या होगा कि 1 महीने के लिए डॉलर जो है वो हमें पे नहीं करने पड़े, अब अगले महीने तक हम कुछ ना कुछ माल बेचेंगे, बेच के मजीद पैसा ले आएंगे। मतलब बेसिकली पैसे की जो है वो क्या की जा रही है, मैनेजमेंट की जा रही है। तो और उस तरह से हमारे पास 1 महीने के लिए डॉलर हमने क्या करके रखा, अपने पास जमा करके रखा, 1 महीने के लिए डॉलर अपने पास जो है वो कंटेन करके रखा, नहीं दिया गवर्नमेंट ने, अपने पास रिजर्व बना लिया, अपने पास जो है वो कैटर करके रख लिया, अपने पास गवर्नमेंट ने डॉलर को अपने पास जमा करके रख लिया। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि कर्जा 1 महीने बाद अदायगी का वादा किया। जब 1 महीने के बाद कर्जे की अदायगी का वादा किया, तो मजीद 1 महीने हमारे पास क्या हो रहा है, वो पैसा अपने पास रहेगा, वो पैसा नहीं जाएगा सामने, वो पैसा हम जो है वो सामने किसी को पे नहीं कर रहे। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, कंपनसेशन एग्रीमेंट। कंपनसेट कहते हैं अदायगी को पूरा करना। पूरा करने से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने चाइना को माल बेचा $3000 का, अब चाइना को कह रहे हैं यार आप भी हमसे $3000 का माल खरीद लो। इससे क्या होगा कि ना आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको पे करने की जरूरत पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे जो डॉलर्स आपके पास है वो आपके पास ही रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं उसको अदा नहीं करना पड़ रहा, उसकी अदायगी नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि आपने क्या किया, जितने का माल इंपोर्ट किया था, सामने वाले से कहा कि यार कंपनसेट कर लो, उतने का ही माल मुझसे क्या कर लो, खरीद लो। जितने का माल मैंने आपसे खरीदा उतने का माल आप मुझसे खरीद लो। तो इस तरह क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, चीजें जो है वो बराबर हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। यानी कंपनसेट में क्या कर रहे हैं, जितने का हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामने वाले से एग्रीमेंट करने के इतने का ही हमसे क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, ताकि हमारे पास अमाउंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जब अमाउंट और वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ना मुझे आपको पे करने की जरूरत है, ना आपने मुझे पे करने की जरूरत है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या कर रहे हैं, कर्जा को डिले कर रहे हैं, और डिले करने की वजह से क्या हो रहा है, 1 महीने बाद हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 1 महीने तक डॉलर्स हमारे पास जमा होके रखा हुआ है। पैगिंग में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जानिब से एक्चुअल से ज्यादा रेट पे क्या किया जा रहा है, डॉलर्स को बेचा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जानिब से डॉलर्स की डिमांड में कमी आएगी, और जब डिमांड में कमी आएगी तो वो जो एक्स्ट्रा डॉलर है, जो बच गया, रिमेनिंग डॉलर है, वो गवर्नमेंट के पास रिजर्व हो जाएगा। चौथी हेडिंग में हमारे पास है पेमेंट एग्रीमेंट। पेमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, पेमेंट एग्रीमेंट भी हमारे पास एक तरह का कर्जे वाला ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पे जिसने कर्जा ले रखा है, वो कहता है जिससे कर्जा लिया कि आप हमसे क्या कर लो, ज्यादा माल खरीद लो, हम आपसे क्या करेंगे, कम अमाउंट का माल खरीदेंगे। इस तरह क्या होगा, हमारी कर्जे की भी अदायगी हो जाएगी, इस तरह हमारा कर्जा भी जो है वो क्या हो जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा, और इस तरह जो है वो हम रकम की अदायगी भी कर देंगे। तो बेटा करेंगे क्या हम, कि हम इसमें मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना से माल खरीदा $2 लाख का। ठीक है। फिर कह रहा है चाइना से कि हम आपसे क्या करेंगे, $1 लाख का माल खरीदेंगे, अब हमसे $3 लाख का माल खरीद लो। यानी पहले तो क्या हुआ, 2 लाख का कर्जा ले लिया, अब क्या कह रहा है कि हम 1 लाख का आपसे माल खरीदेंगे, आप हमसे 3 लाख का माल क्या कर लो, खरीद लो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि वो जो 2 लाख का हमने कर्जा लिया था वो भी अदा हो जाएगा, और जो मजीद हम जो वो क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट एग्रीमेंट के अंदर, इस मेथड के अंदर क्रेडिटर को हम कह रहे हैं कि जो वो क्या करे, एक्सपोर्ट ज्यादा करे। यानी जिसने हमारे पास जिसने हमें कर्जा दिया है ना, वो हमसे क्या करें, जो डेप्टर कंट्री है उसके मुकाबले में जो है वो क्या करे, ज्यादा माल को क्या करे, खरीदे। अब वो ज्यादा माल जब खरीदेगा तो इससे क्या होगा, वो जो हमने कर्जा ले रखा है वो हम क्या करवाएंगे, माफ। यानी आसान लफ्जों में हम अपने कर्जे को माफ करवा रहे हैं। कैसे माफ करवा रहे हैं अपने कर्जे को, हम अपने कर्जे को ऐसे माफ करवा रहे हैं कि सामने वाले को कह रहे हैं कि यार तुम हमसे क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, और तुम्हारी इंपोर्ट वाली जो अमाउंट है उससे हम क्या कर लेंगे, अपने आप को क्या कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे। इस तरह हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। जो मैंने तुमसे कर्जा ले रखा है, पाकिस्तान ने चाइना से जो कर्जा ले रखा है, उस कर्जे के बदले आप हमसे क्या कर लोगे, उस कर्जे के बदले आप हमसे माल खरीद लोगे, तो हमें आपको माल की पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माल की रकम की अदायगी हमें जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, हम रकम जो है वो अदा नहीं करेंगे, हमें अमाउंट जो है वो पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पांचवा तरीका हमारे पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज राशनिंग। फॉरेन एक्सचेंज राशनिंग क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज राशनिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जानिब से एक रेशो डिफाइन कर देना कि जनाब हम इस रेशियो पे लोगों को, आप लोगों को क्या करेंगे, डॉलर्स देंगे, क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर होगा, जो लोकल एक्सपोर्टर है जो हमारे मुल्क में है,
वो एक्सपोर्ट करने से पहले उसको डॉलर्स चाहिए। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने रेशियो डिफाइन कर दिया 5:3 कि हमारे पास $5 होंगे तो 3 आपको देंगे, 2 अपने पास जमा करके रखेंगे। अब 5 में से 3 दिए जा रहे हैं तो $3 की क्या हो सकती है, इंपोर्ट हो सकती है। $5 की इंपोर्ट नहीं हो सकती, $2 ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने पास जमा करके रख लिया। तो एक तरीका ये भी होता है मतलब अपने पास जो है वो डॉलर्स को जमा करके रखने का, कि गवर्नमेंट की जानिब से रेशियो डिफाइन कर देना कि गवर्नमेंट के पास अगर टोटल $8 आए, गवर्नमेंट के पास कितने डॉलर आए, $8 आए, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 5 में से 3 मैं आपको दूंगा, बल्कि यूं कह लो $5 आए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 5 में से जो है वो 3 लोगों को दे रही है, 2 अपने पास रख रही है। 5:3 का रेशियो है। 5:3 के रेशियो से जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, इस रेशियो से जो वो अपने पास जो है वो डॉलर्स को क्या किया जा रहा है, रिजर्व करके जो है वो क्या किया जा रहा है, जमा करके रखा जा रहा है। छठी चीज क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये जो ब्लॉकिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होती है ना, ये बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ये सिर्फ इमरजेंसी में, ये एक पैनिक सिचुएशन के अंदर जो वो क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। जब मुल्क में पैनिक सिचुएशन होती है उसमें ये क्या किया जाता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि भाई आपको अपने मुल्क पैसे भिजवाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि देखो मिसाल के तौर पर डेनमार्क की कोई कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, तो जब वो अपने मुल्क में अपना पैसा वापस भेजेगी तो वो पैसा रुपए में नहीं भेजेगी, वो पैसा डॉलर्स में भेजेगी। तो लिहाजा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई आप जो पैसा है ना वो क्या करके रखें अपने पास, जो है वो ओके, आप लोगों को नहीं दे सकते, आप अपने मुल्क पैसा भिजवा नहीं सकते। जब आप पैसा अपने मुल्क नहीं भिजवाओगे तो वो डॉलर्स क्या होंगे, गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट डॉलर को रोक रही है, लेकिन ये ऐसा उस वक्त होता है जब कोई मुल्क में बहुत ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, तब गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की क्या की जाती है, ब्लॉकिंग किया जाती है। गवर्नमेंट की जानिब से फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा होता है। तो बेटा इन 3 हेडिंग्स में क्या बताया मैंने, पेमेंट एग्रीमेंट में मैंने क्या बताया, पेमेंट एग्रीमेंट में मैंने बताया कि जो कर्जा लेने वाला मुल्क है, कर्जा देने वाले मुल्क से कह रहा है कि आप हमसे माल क्या कर लो, ज्यादा खरीद लो, नतीजा क्या होगा कि हमारा कर्जा जो है वो क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा, और इस तरह में डॉलर्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशनिंग में क्या हो रहा है, रेशो डिफाइन हो रहा है, उस रेशो के डिफाइन करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली डॉलर जमा हो रहा होगा। जैसे 5:3 का रेशो डिफाइन किया तो गवर्नमेंट के पास जितने भी डॉलर आएंगे उसका 5 गुना अपने पास रखेगा, 3 गुना लोगों को दे रहा होगा, तो 2 गुना जो एक्स्ट्रा जो है गवर्नमेंट अपने पास रख रही है। ब्लॉकिंग में क्या हो रहा है, जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन फॉरेन इन्वेस्टर्स से क्या कहा जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स से ये कहा जा रहा है कि आप अपने मुल्क पैसा भिजवा नहीं सकते, आप अपना पैसा अपने मुल्क में जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ऐसा उस वक्त होता है जब मुल्क में कोई इमरजेंसी सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में करोगे तो इन्वेस्टर भाग जाएगा, बोलेगा भाई हमने जो कमाया अगर वो अपने मुल्क भेज नहीं सकते तो आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करने का हमें फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि जिसमें हम जो है वो कोई टाइम पीरियड बेस्ड जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसा सिनेरियो जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसा जनरेट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सातवीं हेडिंग है हमारे पास क्लीनिंग क्लियरिंग एग्रीमेंट। क्लीनिंग एग्रीमेंट क्या होता है भाई, क्लीनिंग एग्रीमेंट बेसिकली जो है वो हमारे पास होता है, ये क्लीनिंग नहीं है, बेसिकली क्लियरिंग है, CLEAR, सही है। क्लियरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, क्लियरिंग एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि जिसमें एक मुल्क का सेंट्रल बैंक दूसरे मुल्क के सेंट्रल बैंक से जो है वो क्या कर रहा होता है, एग्रीमेंट करता है। एक मुल्क का सेंट्रल बैंक दूसरे मुल्क के सेंट्रल बैंक से जो है वो बाकायदा जो है वो आपस में जो है वो क्या करता है, एग्रीमेंट करते हैं कि जनाब हम क्या करेंगे, एक टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे, उस टाइम पीरियड के बाद देखेंगे कि हमने हमारा आपको कितना ड्यू है और आपके हमारे कितने ड्यू है, एंड देन उन ड्यूज को क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने जो है वो 3 महीने का टाइम डिसाइड हुआ, पाकिस्तान और चाइना के जो है वो सेंट्रल बैंक से, पाकिस्तान ने 3 महीने में $5 लाख का माल क्या किया, खरीदा, और चाइना ने क्या किया, $3 लाख का माल खरीदा। तो 3 लाख से 3 लाख क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि हमने 5 लाख का खरीदा, उन्होंने 3 लाख का खरीदा, कितने बचे, 2 लाख। हम क्या करेंगे, पेमेंट कितने की करें, 2 लाख की करें, यानी वरना पहले क्या होता, 5 लाख की पेमेंट करते फिर 3 लाख आते, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो 3 लाख का जो फ्लो है वो क्या होता, डिस्टर्ब होता। अब क्या हो रहा है, हम 5 लाख का माल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और फिर ऊपर से सबसे बड़ा 3 महीने बाद सेटलमेंट हो रही है, 3 महीने तक तो कोई पेमेंट ही नहीं हुई, 3 महीने बाद तक हमारे पास डॉलर्स क्या हुए, अपने पास जमा रहे। हमने क्या करा, 3 महीने के बाद क्या किया, $2 लाख क्या किया, पे किया, हालांकि हमने क्या किया था, $5 लाख का माल क्या किया था, खरीदा था, $5 लाख पे करना था, लेकिन हमने पेमेंट कितनी की, 2 लाख की। क्यों 2 लाख की, 3 लाख का हमने एक्सपोर्ट किया उनको। इस तरह फायदा क्या हो रहा है कि डॉलर्स कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो रहे हैं, जमा। यहाँ पे हम जो मेन जो हमारा मुद्दा है ना एक्सचेंज कंट्रोल का, वो है गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर को अपने पास क्या करके रखना, जमा करके रखना। क्योंकि बेटा जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं, माजी में हमने डिस्कस भी किया
कि आज के दौर में डॉलर हमारे पास यूनिवर्सल करेंसी है। इवन हम करेंसी नोट इशू करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो बैकअप में क्या करते हैं, डॉलर रखते हैं। जिस मुल्क के पास डॉलर जितना ज़्यादा होगा, उस मुल्क की करेंसी, उस मुल्क की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। हमारे साथ मसला क्या होता है कि हमें हर थोड़े अरसे बाद डॉलर्स की नीड पड़ती है, हमें डॉलर्स की डिमांड क्रिएट होती है। यही वजह है कि रुपए की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से डॉलर के रेट क्या होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। खैर, क्लियरिंग एग्रीमेंट का क्या ताल्लुक था? क्लियरिंग एग्रीमेंट का ताल्लुक ये था, या क्लियरिंग एग्रीमेंट से बेसिकली क्या मुराद है? क्लियरिंग एग्रीमेंट से बेसिकली मुराद ये है, क्लियरिंग एग्रीमेंट से बेसिकली मतलब ये है, या इसका मकसद क्या है, कि एक ऐसा एग्रीमेंट कि जिसमें दो मुल्क के सेंट्रल बैंक आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जितने के कोई टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम आपको क्या करेंगे, अकाउंट्स को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। हमें देखना होगा कि हमने कितना पे करना है, और हम ये देखेंगे आपने कितना पे करना है। फिर जो बैलेंस होगा, जो कट डाउन करने के बाद, वो हम आपको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, वो आपको क्या कर दिया जाएगा, अदा कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास क्या, क्लियरिंग एग्रीमेंट की कहानी खत्म। तो इस तरह हमारे पास एक सवाल रह गया, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट।